एक बारिश वाली रात थी और मैं अपने नाइट शिफ्ट से घर जा रहा था। उस दिन काम पर कुछ खास भीड़ नहीं थी और मेरे अंदर अजीब सी ऊर्जा थी, जिससे मुझे पता था कि घर पहुंचते ही मुझे मेलाटोनिन लेना पड़ेगा। मैं अपने रोज के रास्ते से जा रहा था, जो दिन में बहुत सुंदर होता है, पर रात में बहुत अंधेरा और सुनसान। रास्ते में कभी कभी छोटे पार्किंग लॉट्स और कुछ दुकानें होती हैं, फिर बस जंगल ही जंगल। मैं एक मशहूर डेली के पास से गुजर रहा था और देखा कि एक महिला बारिश में खड़ी होकर हाथ हिला रही थी। मैंने कार धीमी की और देखा कि वह महिला थोड़ी बुजुर्ग थी। मैंने खिड़की नीचे की और पूछा, क्या आपको लिफ्ट चाहिए? उसने आकर दरवाजा खोला और मुझे हीरो कहा। उसने कहा कि उसे बस शहर तक जाना है। वह पूरी तरह से भीगी हुई थी और मेरी कार भी गीली कर रही थी, लेकिन मुझे खुद को अच्छा इंसान समझने में खुशी होती है और मैं उसे वहां छोड़ नहीं सकता था। वह महिला बहुत प्यारी लग रही थी, पर मैंने देखा कि उसके कुछ दांत गायब थे, जिससे मुझे संदेह हुआ कि वह शायद बेघर हो सकती है। हम एक चौराहे पर पहुंचे, जहां एक गैस स्टेशन था। मैंने गैस भरवाने के लिए गाड़ी रोकी और उससे पूछा कि क्या उसे कुछ चाहिए। उसने मना कर दिया। जब मैं अंदर से लौटकर आया, तो वह महिला गायब थी। मैंने जल्दी से आसपास देखा, लेकिन वह कहीं नहीं थी। घर पहुंचकर मैं सीधे अपने अपार्टमेंट में गया। मैं बहुत थका नहीं था, इसलिए मैंने मेलाटोनिन लिया और सोने की कोशिश की। रात में मुझे कुछ हल्की आवाजें सुनाई दी, पर मैंने उन्हें ऊपर के किराएदार की आवाज मानकर नजरअंदाज कर दिया। रात के बीच में मेरी आंख खुली, जो मेलाटोनिन लेने के बाद आमतौर पर नहीं होती। मैंने देखा कि कमरे के कोने में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है। मैंने खुद को जोर से हिलाया और आवाजें की, लेकिन वह व्यक्ति खड़ा होकर कमरे से बाहर चला गया। मैंने अपने पापा को फोन किया और उन्हें सब बताया। उन्होंने कहा कि शायद मुझे नाइट टेरर हुआ है, लेकिन जब मैंने देखा कि दरवाजा खुला था, तो मेरी नींद उड़ गई। सुबह मैंने देखा कि मेरी कार के पिछली सीट पर गीले दाग थे और मेरी ब्लैंकेट गायब थी। मुझे समझ आया कि वह महिला पीछे की सीट पर छिप गई थी। मैंने पापा को फिर से फोन किया और उन्होंने कहा कि अगर कुछ भी चोरी नहीं हुआ है, तो पुलिस को बुलाने का कोई फायदा नहीं है। उस घटना के बाद मैंने उस अपार्टमेंट में ज्यादा दिन नहीं बिताए और 1 महीने बाद ही दूसरी जगह रहने चला गया। कुछ महीने पहले की बात है। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैंने अपने दोस्त माइकल के साथ एक हाउस पार्टी में जाने का फैसला किया, जहां वह हमारे पहले साल के हाई स्कूल के दौरान जा रहा था। हालांकि मुझे आमंत्रित नहीं किया गया था। माइकल ने कुछ जुगाड़ लगाया और मैं इस बात पर सहमत हो गया। मुझे पता था कि मैं गाड़ी नहीं चला पाऊंगा, इसलिए मैंने माइकल के साथ जाने का फैसला किया। जब हम रात को देर से वहां पहुंचे, तो माइकल ने मुझे अपना फोन कार में छोड़ने को कहा। उसने समझाया कि शायद मैं इसे खो सकता हूं या कोई और इसे मुझसे छीन सकता है जब मैं ध्यान नहीं दूंगा। पहले तो मैं उलझन में था, लेकिन मैंने सिर हिलाया और हम कार से बाहर निकल गए। मैं माइकल के साथ घर के पीछे के आंगन में गया, जहां पार्टी चल रही थी। मैंने देखा कि लोग धूम्रपान, शराब पीने और शायद ड्रग्स लेने जैसी विभिन्न गतिविधियों में लगे हुए थे। माइकल ने मुझे कुछ लोगों से मिलने और हेलो कहने के लिए प्रोत्साहित किया। कुछ घंटों बाद मैंने महसूस किया कि मैंने बहुत ज्यादा पी ली है, क्योंकि मेरी दृष्टि पूरी तरह धुंधली हो गई थी। घर के पास पहुंचकर मैंने दीवार का सहारा लिया और देखा कि मेरी घड़ी पर समय आधी रात या सुबह का था। मुझे पता था कि अब जाने का समय है, इसलिए मैंने माइकल को ढूंढने का फैसला किया। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं माइकल को नहीं ढूंढ पाया। जब मैंने कुछ अन्य लोगों से पूछा तो उन्होंने भी उसे नहीं देखा। मैंने माइकल को फोन करने का सोचा, लेकिन मेरा फोन कार में था और अब गायब हो चुका था। मैंने पैदल घर जाने का फैसला किया, क्योंकि मेरा घर इस घर से ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन रात ठंडी थी क्योंकि ये पतझड़ का समय था। मैंने सोचा कि किसी से लिफ्ट मांग लूं, लेकिन वहां कोई नहीं था जो मेरी मदद कर सके। मैं सड़क पर चला और महसूस किया कि मैंने बहुत ज्यादा पी ली थी, क्योंकि मुझे हल्का सिरदर्द और चक्कर आ रहे थे। थोड़ी देर बाद मैं सड़क के मुख्य हिस्से में पहुंचा और चलते रहा। मैंने सोचा कि माइकल ने मुझे पार्टी में अकेला क्यों छोड़ दिया और क्यों मैंने उसकी बेवकूफ़ी भरी सलाह मानी। फिर मुझे हिचहाइकिंग का ख्याल आया। मैंने अपना अंगूठा बाहर निकालकर किसी की मदद की उम्मीद की। कुछ गाड़ियां मेरे पास से गुजरी, लेकिन कोई नहीं रुका। देर रात हो चुकी थी और मुझे लगा कि अब पैदल ही घर जाना पड़ेगा। तभी एक ग्रे ट्रक मेरे सामने आकर रुका। एक बूढ़ा आदमी ट्रक चला रहा था, जिसने पूछा कि क्या मुझे लिफ्ट चाहिए। मैंने हाँ कहा और उसे अपना घर बताया। जब हम सड़क पर चल रहे थे, तो उसने मुझसे छोटी छोटी बातें करने की कोशिश की, लेकिन मैं बहुत ज्यादा पीने के कारण सही से बात नहीं कर पा रहा था।
जैसे ही हम मेरे घर की गली में मुड़े, मुझे कुछ अजीब लगा। हम मेरे घर के पास से गुजर गए और मैंने उस आदमी से कहा, लेकिन उसने एक डरावनी मुस्कान के साथ कहा कि नशे में लोग आसान शिकार होते हैं। फिर उसने मेरा पैर रगड़ना शुरू कर दिया और मुझे लगा कि कुछ गलत होने वाला है। तभी हमें पुलिस की गाड़ी की लाइटें दिखाई दी और मैंने राहत की सांस ली। पुलिस ने ट्रक को रोका और मैं तुरंत बाहर कूद गया। पुलिस अधिकारी को मैंने पूरी कहानी बताई। उन्होंने बताया कि वह एक ग्रे ट्रक की तलाश कर रहे थे जिसने किसी दुकान से कुछ चुराया था। मुझे खुशी थी कि पुलिस ने मुझे बचा लिया और उन्होंने मुझे घर तक छोड़ दिया। उस घटना के बाद मैंने फैसला किया कि अब मैं इतना नशे में नहीं रहूंगा कि अपनी सुध बुध खो दूं। अब मुझे जिम्मेदार और सतर्क रहने का महत्व समझ में आ गया है, चाहे कितना भी अच्छा समय क्यों न चल रहा हो। जब मैं कॉलेज में थी तब यह घटना हुई थी। मैं न्यूयॉर्क में एक बड़े पार्टी स्कूल में पढ़ती थी। मैं किसी सोरोरिटी में नहीं थी, लेकिन फिर भी बहुत सारी फ्रेट पार्टियों में जाती थी। कॉलेज के दौरान मैंने बहुत ज्यादा शराब पीने का दौर भी देखा, जो दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन अच्छा है कि मैंने वह आदत छोड़ दी। एक आने वाली फ्रेट पार्टी थी जिसमें मेरी दोस्तें डायना और कायला जाना चाहती थीं। मैं पार्टी का कभी न नहीं कहती थी, जब तक कि मैं पहले से ही बहुत ज्यादा थकी हुई न हूँ। मैं कैंपस के बाहर 3 अन्य लड़कियों के साथ एक घर में रहती थी। हम सोरोरिटी हाउस या टीम हाउस नहीं थे, बस 4 दोस्त एक घर किराए पर लेकर रह रहे थे। हमें शायद कापा सिग्मा पार्टी में जाना था, जो कैंपस से लगभग 10 मिनट दूर था। हमने अपने घर पर पहले से ही बहुत पी ली थी और फिर हमने एक उबर बुलाया। उबर की सवारी के दौरान भी हम पीते रहे, जो कि मुसीबत का नुस्खा था। जब तक हम पार्टी में पहुंचे, तब तक मैं लगभग होश खो चुकी थी। मुझे उस घर का लेआउट भी मुश्किल से याद था। मैंने उस रात के अलावा कभी कापा सिग्मा पार्टी में हिस्सा नहीं लिया था। मुझे उस रात की कुछ धुंधली यादें हैं। मुझे याद है कि घर के सामने कुछ फ्रेट लड़के खड़े थे और लिविंग रूम में एक डीजे था और किचन में 2 बियर पोंग टेबल थे। मुझे बाद में बताया गया कि मैंने किसी अजनबी फ्रेट लड़के के साथ बियर पोंग खेला और रात का एक बड़ा हिस्सा उसके साथ बात करते हुए बिताया, लेकिन उसके बाद कोई नहीं जानता कि मैं कहाँ गई। मुझे आखिरी बात याद नहीं है कि मैंने क्या किया, सिर्फ इतना कि मैं सड़क के किनारे घास पर सो रही थी। मेरा सिर दुख रहा था और मैं अभी भी थोड़ा नशे में थी। बाहर अंधेरा था और मैं पेड़ों के पास लेटी थी। विश्वविद्यालय के अलावा वहाँ कुछ नहीं था। मेरी जेबें खाली थी और मेरा क्रॉस बॉडी बैग भी गायब था। मैं डर गई और मदद के लिए फोन भी नहीं कर सकती थी। मैंने अपने आसपास देखा, लेकिन कुछ नहीं मिला। मेरा सफेद शर्ट मिट्टी से सना हुआ था, लेकिन वह मेरी सबसे कम चिंता थी। मैंने सड़क के किनारे लगे लाइट पोल के पास जाकर सोचा कि क्या करूं। मुझे मदद के लिए किसी का इंतजार करना पड़ा। लगभग 20 मिनट बाद एक कार की हेडलाइट्स दिखी। मैंने कार को रोकने की कोशिश की और वह रुकी। अंदर बैठे व्यक्ति ने पूछा कि क्या मैं ठीक हूँ, और मैंने उसे बताया कि मुझे फोन नहीं है और घर जाना है। उसने मुझे कार में बैठने को कहा और मैंने धन्यवाद कहा। मैंने उसे अपने हालात के बारे में बताया और उसने मुझे घर छोड़ने की बात कही, लेकिन मैंने देखा कि वह व्यक्ति मुझसे बार बार अजीब तरह से देख रहा था। उसने पूछा कि मैं किस रंग की अंडरवियर पहनी हूँ और मेरा घुटना रगड़ने लगा। मैंने उससे निवेदन किया कि वह मुझे घर सुरक्षित पहुँचा दे। वह कार को सड़क के किनारे पार्क करके मेरी तरफ झुकने लगा, लेकिन मैंने तुरंत दरवाजा खोला और जंगल की तरफ भाग गई। मैंने वहां तब तक इंतजार किया जब तक कार चली नहीं गई। फिर मैं सड़क पर वापस आई और किसी दूसरी कार का इंतजार किया। आखिरकार एक दूसरी कार आई और मैंने उसे रुकने का इशारा किया। वह आदमी मुझे घर छोड़ने के लिए तैयार हो गया। मैं बहुत डर गई थी, लेकिन उसने मुझे सुरक्षित घर पहुंचा दिया। मेरी दोस्तों ने बताया कि वे मुझे लेकर चिंतित थीं और पुलिस को बुलाने की सोच रही थीं। उसके बाद मैंने शराब पीने में कटौती कर दी और फिर कभी खुद को ऐसी स्थिति में नहीं डालना चाहती जहां मुझे लिफ्ट मांगनी पड़े। अंधेरी जंगल से बाहर मैं जर्मनी के लाइफी से पेरिस की ओर हिचहाइक कर रहा था। वह एक फ्रांसीसी आदमी था, थोड़ा गंदा और बिना दाढ़ी मूंछों वाला।
वह छोटा और मामूली था। उसने मुझे अपनी कार में पेरिस तक लिफ्ट देने के लिए सहमति दी, जहां मुझे अपनी प्रदर्शनी से पेंटिंग्स लेने जाना था। यह अक्टूबर का महीना था और मैं 24 साल का था और वह भी लगभग मेरी ही उम्र का लग रहा था। वह टूटी फूटी अंग्रेजी बोल रहा था और मैं बिल्कुल भी फ्रेंच नहीं जानता था। दिन हल्का, धूप वाला और नीला था। ये हिचहाइक करने के लिए एक अच्छा दिन था। ये लगभग 2 बजे का समय था जब मैंने उसे एक गैस स्टेशन पर कहीं फ्रांस में मिला। मैं उसकी पुरानी कार में खुशी खुशी बैठ गया। हम पेरिस के मुख्य हाईवे पर चल पड़े। थोड़ी बातचीत के बाद उसने मेरी गोद के ऊपर से ग्लव कंपार्टमेंट खोला और कुछ पासपोर्ट निकाले। ये पासपोर्ट थे। उसने मुझे 4 पासपोर्ट दिखाए। पहली तस्वीर एक सुंदर लड़की की थी जो उसकी प्रेमिका थी, जो उसके मोटरसाइकिल से गिरकर मर गई थी। दूसरी उसकी प्रेमिका थी, जो कार दुर्घटना में मारी गई थी। तीसरी प्रेमिका ब्रेन ट्यूमर से मरी थी और चौथी घोड़े से गिरकर मरी थी। उसने कहा, मैं बहुत दुर्भाग्यशाली आदमी हूँ। मैंने सहमति जताई। जल्द ही उसने कहा कि वह पेरिस जाने के लिए एक शॉर्टकट लेना चाहता है। ये वास्तव में मेरे लिए एक सवाल नहीं था। मैंने सोचा कि हम कुछ सुंदर फ्रांसीसी गांवों के माध्यम से जाएंगे, लेकिन नहीं, इसके बजाय हमने मुख्य हाईवे से एक असंभव मिट्टी की सड़क पर मोड़ लिया। पहले ये रास्ता खुला हुआ था, फिर हम भारी जंगल में प्रवेश कर गए। सड़क संकरी हो गई और जंगल में घुसते ही अंधेरा हो गया। जंगल बहुत डरावना लग रहा था। इस बिंदु पर मेरे फ्रांसीसी ड्राइवर ने टूटी फूटी अंग्रेजी में चिल्लाया, मैं अब अंग्रेजी नहीं बोलना चाहता। फिर एक अजीब चुप्पी छा गई। मैं अपने शरीर में हल्का एड्रेनालिन महसूस कर रहा था। अब संचार पूरी तरह से समाप्त हो गया था। मुझे लगा कि मैं मरने वाला हूँ। क्या उसके पास बंदूक थी? ये सब सवाल मेरे दिमाग में चल रहे थे। कार धीरे धीरे चल रही थी। क्या मुझे अब मरना होगा? ये सब मेरे लिए अवास्तविक हो गया था। मैं अपने जीवन में पहली बार खुद को एक संभावित हत्यारे के रूप में महसूस कर रहा था। शायद मेरे ड्राइवर ने मेरे इरादों को भांप लिया था या मेरी शरीर भाषा को समझ लिया था। फिर अचानक हम तेजी से आगे बढ़ने लगे। मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया। जब हम जंगल से बाहर निकले तो मैंने देखा कि सूरज डूब रहा था और आसमान में लाल और नारंगी रंग के बादल थे। मैं कार से बाहर निकला और ड्राइवर को जाते हुए देखा। मैं कभी पुलिस के पास नहीं गया क्योंकि मुझे फ्रेंच नहीं आती थी और मुझे लगा कि शायद मेरी कल्पना ही बहुत अधिक सक्रिय थी। कुछ साल बाद मैं जर्मनी के लीग में एक कैफे में एक जर्मन बिजनेस स्टूडेंट को अंग्रेजी पढ़ा रहा था। हमने हिचहाइकिंग के बारे में चर्चा की और मैंने उसे अपनी कहानी सुनाई। उसने तुरंत अपने स्मार्टफोन पर फ्रेंच सीरियल किलर की तस्वीरें खोजी और मुझे दिखाई। वहां वह था पैट्रिस अलेग्रे। उस समय फ्रांस में सड़कों के किनारे लड़कियों की लाशें मिल रही थी और यह वही आदमी था। अब मैं सोचता हूँ कि काश मैं पुलिस के पास गया होता। हो सकता है कि मैं और हत्याओं को रोकने में मदद कर सकता था। ये बात मेरे दिल पर भारी है और तब से मुझे अपने शरीर में एक अंधेरा महसूस होता है। शायद लड़कियों की आत्माएं मेरे साथ जंगल से बाहर निकल गई।